हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए बहुत ऑसम कंटेंट्स लेके आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स लेके आते हैं। आईएएस ऑफिसर, गेट ऑफिसर, सब जो जो टेक्निकल एग्जाम से क्लियर करके एक ऑफिसर बनते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे वो इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अपने लाइफ का पर्सपेक्टिव बताएंगे वो कि यार हम लोग कितने सारे डिफिकल्टीज को फेस किए थे और तुम में और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। आप भी मेहनत करोगे, आप भी सक्सीड करोगे, है ना। तो आज हमारे साथ ऐसी एक लेजेंड है, उनका नाम है आयुष अग्रवाल। और उनका गेट मैकेनिकल में, मतलब मैं बता दूं, मैकेनिकल में 53 रैंक है। मैकेनिकल में इतना भयानक कंपटीशन होता है कि कुछ मार्क्स, सिर्फ 4-5 मार्क्स के चक्कर में हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स रैंक आप आगे पीछे हो सकते हो। तो बहुत बड़ा डील है। सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, मैं आयुष अग्रवाल। आई एम फ्रॉम बांदा, यूपी। इट्स अ टाउन नियर चित्रकूट। आप सबने चित्रकूट के बारे में तो सुना ही होगा। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी इंदौर इन 2018। उसके बाद मैंने एक साल कोचिंग की और कोचिंग में हुआ नहीं, मेरे इतना अच्छा गेट रैंक आया नहीं। तो उसके बाद विद अ जॉब आई डिड इट, आई प्रिपेयर्ड अगेन एंड आई स्कोर्ड AR 53 इन गेट 2020 एंड आई एम करंटली an employee at NTPC. So this is it about me. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ ना कि सर 53 रैंक लाके अभी एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं। एनटीपीसी मतलब ज़बरदस्त जगह है ना। कई लोगों का सपना होता है। हम लोग उस चीज़ को पूरा डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी क्या है, क्यों है, क्योंकि यार जब चीज़ों को आप देखते हो, सोचते हो ना, तो मन करता है कि हाँ यार पढ़ाई करेंगे, एक ना मोटिवेशन आता है। तो सर सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ना वो एनटीपीसी के बारे में करते हैं कि एनटीपीसी क्या है, आप क्या करते हो वहां पर, एनटीपीसी क्या करती है, और एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जब आप वहां पर जाते हो तो आपका क्या रोल रहता है। Okay. So like NTPC, like it's a well-known company, पावर सेक्टर में वेल-नोन कंपनी, सारे देश को यहाँ मतलब कि बिजली सप्लाई करती है। उसके बाद अबाउट माय रोल, कि अभी तो लाइक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, हम लोग को सिखाया जा रहा है, जो जो हम लोग के वेटरन्स हैं जो हमारे प्लांट्स में काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो खुद आके हमें सिखाते हैं बारीकियां चीज़ों के बारे में, कैसे पावर प्लांट में कैसे क्या काम करना है। और लाइक अभी तो मैं सीख रहा हूँ। आफ्टर 1 year आफ्टर माई ट्रेनिंग आई विल बी अलॉटेड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जहाँ पे मुझे प्लांट के एक पर्टिकुलर सेक्शन को संभालना है, वहाँ के लोगों का ध्यान रखना है, उनको गाइड करना है। सो दिस विल बी माय रोल इन द कंपनी। सो दैट इज इट। सर मैं इसलिए ना थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि मैं भी मैकेनिकल का हूँ। हम लोग वो सब पढ़ते हैं, पावर प्लांट वगैरह। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल में अप्लाई होती हैं, इसको आप बताइए ना। मतलब हम लोग जो जो सब्जेक्ट पढ़ते थे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, है ना, पावर प्लांट, रैनकाइन साइकिल, वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं कि कुछ हेल्प वगैरह हो रहा है वो सारी चीज़ों से। वो सब चीजें अप्लाई हो रही है और लाइक बहुत ही इलेबोरेट तरीके से हमें चीजों को देखने का समय मिला है। लाइक हम लोग अभी प्लांट विजिट के लिए जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में, बॉयलर पढ़ते थे, टरबाइन पढ़ते थे, कंडेंसर पढ़ते थे। अब वो चीज हम लोग अपने सामने देख रहे हैं, चीजों से मतलब होते हुए देख रहे हैं। तो लाइक वो एक अलग फीलिंग आता है। जैसे हम लोग अभी लास्ट प्लांट विजिट में गए थे तो बॉयलर देखा था, मतलब कि हम लोग फ्यूल जला रहे हैं, बिजली में स्टीम बना रहे हैं, वो स्टीम आगे बढ़ रही है, तो एक अलग ही फीलिंग आता है ना कि जैसे, तो बहुत ही जो मतलब होता है ना कि इंजीनियरिंग का एक करिश्मा, कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, पूरा प्लांट, इतनी सारी चीजें। तो इट्स लाइक पैराडाइज फॉर समवन हु इज रियली इंटरेस्टेड इन टेक्निकल। मतलब कि मैं भी पढ़ रहा हूँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो बहुत ही मजा आता है, मतलब कि अच्छा लगता है। लाइक एक तो प्लांट है, उसके अलावा टाउनशिप पूरी वेजिटेशन देखो बिल्कुल। एक आप जैसे पहली बार आएंगे ना यहाँ पे, जैसे मैं आया था पहली बार टाउन, एक अलग से ठंडक होता है, सुकून वाला लग रहा था, सूदिंग वाला, बहुत ही मजा आया। तो लाइक एवरीथिंग इज ऑसम अराउंड हियर, मतलब कि क्लासेस भी और रहने की जगह भी, अभी सब कुछ पता है। हाँ वही वही चीज़ सर, स्टूडेंट को सबसे पहली बात ना यही मतलब रहता है कि हम कहाँ रहेंगे, हमको वहाँ पर क्या क्या मिलेगा, पर्क्स वगैरह सब कुछ उनको पता रहना चाहिए कि कितना कहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी। तो आपको कुछ कुछ आइडिया होगा तो हम हमारे स्टूडेंट्स को बता दीजिए ताकि थोड़ा जोश आए, हाँ यार बढ़िया है करके। देखो जैसे लाइक अभी, हाँ, एनटीपीसी अभी हम लोग को एक इंडिविजुअल रूम जैसे दे रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोग का खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है, बिजली का पूरा ध्यान रखा जाता है, यहाँ तक कि सफाई के लिए भी खुद से आते हैं लोग, हमारे रूम साफ साफ करके जाते हैं। और उसके अलावा जैसे आप एक साल, अभी तो हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद एक साल बाद हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं। उसके अलावा कपड़े पहनने तक के पैसे भी हम लोग को देंगे एक साल में, हम लोग को लैपटॉप, मोबाइल, सब कुछ तरीके। जो होता है ना कि एनटीपीसी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, वो चाहती है कि आप अपना पूरा मन लगा, किसी भी तरीके कोई भी टेंशन छोड़ के आप अपना सारा ध्यान प्लांट में दे और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। सो दिस इज इट।
मतलब सही में एक्चुअल में मैं आपको बताना चाहता हूँ एनटीपीसी में बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ है। आपको वहीं पर हॉस्पिटल भी मिल जाएगा उनका, वहीं पर आपको क्या कहते हैं स्कूल्स वगैरह भी रहेगा, मतलब एक पूरा प्रॉपर टाउनशिप रहता है, गार्डन्स रहते हैं, है ना? आपको मार्केट रहता है, हर एक चीज़ वहाँ पर रहती है। मतलब अगर एक यस आप यस। हाँ आपको एक सेटल्ड लाइफ चाहिए तो आप एनटीपीसी में रह सकते हो और अपने ऊपर वर्क कर सकते हो, है कि नहीं सर? हाँ, अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अभी मैं सीपत में हूँ, तो लाइक सीपत इज 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बिलासपुर विच इज अ वेल मेंटेन टाउन। तो आप एक तरीके से टाउनशिप लाइफ भी एंजॉय करो, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि रिमोट लोकेशन में, तो हम करंटली मतलब कि टाउनशिप में भी, और एट द सेम टाइम अगर मुझे कभी सिटी भी जाना हुआ, सिटी लाइफ को देखना हुआ, तो मैं वो भी जा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही रिमोट लोकेशन पे डाला जाएगा, सिटी प्लांट्स आते हैं जिसमें आप सिटी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये भी है इसका पर्क यहाँ पे हुआ। जी सर, बहुत बहुत अच्छा है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ सब लोगों को यार कि पहली बात, आपको अगर एनटीपीसी आना है तो ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। सर आप ये बता सकते हैं कि कितने रैंक तक को अभी तक के सिलेक्ट किया गया है? लाइक इट इज बिलो 150, बाकी ये तो मैं बोलूंगा कि अराउंड 140-150 तक ही आए हैं हमारे यहाँ के बच्चे, क्योंकि अभी एक्चुअली में थर्ड रिप्लेसमेंट लिस्ट निकला है, अभी श्योर नहीं कि उनकी रैंक कहाँ तक है, बट अभी जितने लोग हैं हमारे साथ वो अराउंड 140 या 150 रैंक तक ही है हमारे साथ। तो मतलब लाइक वही, इट हाँ, ह्यूज स्ट्रगल बहुत यहाँ बहुत पर। अच्छा रैंक होना चाहिए आपका लाने के लिए। मतलब बाकी और कंपनीज में तो थोड़ा पीछे रैंक को भी कंसिडर कर लिया जाता है, पर अभी एनटीपीसी का ये है कि आपको अच्छा रैंक लाना पड़ता है। और साथ साथ में एक और बात ऐड करना चाहूँगा सर, आप इसमें मदद करिएगा कि रैंक ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं रहता है, उसके बाद आपको वो जो जीडी पीआई होता है उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर करना रहता है। उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? एक इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी रैंक 45, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज उसका जीडी और पीआई बहुत ही थोड़ा बिगड़ गया था, लाइक ही वाज नॉट एबल टू क्रॉस 65% मार्क। तो ऐसा नहीं कि अगर आपका रैंक आ गया तो आप आ ही गए, आपको अपनी अदर स्किल जीडी और पीआई पे भी काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे इस कंपनी में आ सकते हैं। ये पूरा रिफाइन करके पूरा आपको क्रॉस चेक करके ही अंदर देता है। तो लाइक यस, यू हैव टू वर्क आउट, क्रैकिंग इट अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आपको अपनी पर्सनल स्किल्स पे भी काम करके यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सर आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वही सर, आप थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि यहाँ पर मतलब आपका जीडीपीआई क्या क्या होता है, वहाँ पर क्या चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे अगर जीडीपीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्वाइन अ व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे बच्चे अपने इंटरव्यूज का जीडी का पीआई का शेयर करते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की पॉसिबिलिटी रहती है कि वो क्वेश्चन में भी रिपीटेडली फिर से दोबारा पूछ लें इंटरव्यू, तो उस तरह से आप सेफ हो जाते हो। तो एक तो ये, दूसरा मैंने जैसे जीडी के लिए कैसे प्रैक्टिस किया था कि मैंने थोड़ा जैसे होता है ना कि एक फ्लो बनाने के लिए जैसे बोल रहे हो, तो मैंने मिरर के सामने बोलने का बहुत प्रैक्टिस किया था। एक बार तो मोबाइल में अपना खुद को बोलते समय जैसे एक टॉपिक ले लिया मैंने और उसमें खुद के सामने बोल के प्रैक्टिस किया कि बोला मैंने उस ऑडियो, और फिर मैंने उसको सुना कि क्या मैं उसको सुन के खुद को कन्विंस कर पा रहा हूँ। इस तरह से होता ना एक फ्लो बोलते समय, तो वो मैंने उससे डेवलप किया बोलने का फ्लो। तो ये था पीआई के लिए। तो लाइक मैंने एक्चुअली मेरी दीदी वगैरह थे, उन्होंने मेरी हेल्प की थी एक तरीके से, वो इंटरव्यूअर बन गई थी और मैंने थोड़ा बहुत उनसे मतलब उन्होंने मेरी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प की थी। तो ये था मतलब कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने देखा होगा इस साल सिर्फ 3 पीएसयू आई हैं, बीआईएस, एनटीपीसी एंड आईओसीएल। तो जिनकी अच्छी गेट रैंक भी नहीं आई, मतलब आई है, तो वो अभी भी लाइक जॉब के लिए मतलब होता है ना कि इंटरव्यूज दे रहे थे, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइक आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनने के लिए एफर्ट मारना ही पड़ेगा अगर आपको आना है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा। ये बहुत बहुत मतलब मुद्दत से आपको यहाँ पर ना मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये रैंक मिलेगा, और उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपको आपका जीडीपीआई क्लियर हो जाए। तो ये तो बहुत अच्छा है। सर आप बता सकते हैं क्या कि आपके जीडीपीआई में क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी? लाइक फॉर द जीडी हम लोग को 2 टॉपिक दिए गए थे, मतलब मेरा था आत्मनिर्भर भारत और दूसरा समथिंग बेस्ड ऑन एजुकेशन। तो लाइक हम सब ने मिलकर हम लोग को मिलकर एक टॉपिक चूज करना था जिसमें हम लोग बोल सके। वी ऑल सिलेक्टेड आत्मनिर्भर भारत, लाइक इट वाज रियली उस समय का बर्निंग टॉपिक था, आत्मनिर्भर भारत बहुत चल रहा था, तो सब ने उसको थोड़ा प्रिपेयर था। तो लाइक उसके बाद हम लोगों को जो मॉडरेटर थे उन्होंने हम लोग को रूल समझाए कि पहले 2 मिनट सबको बोलना है, फिर उसके बाद सब आपस में डिस्कस करेंगे पॉइंट्स। तो लाइक उस पूरा सूदिंग का एटमॉस्फेयर, हम लोग उस समय हम लोग के 3 मॉडरेटर थे, मतलब ओवरलुक करने के लिए चीजों को, जस्ट करने के लिए बच्चों को। सबने अपने पॉइंट्स बोले, सबने आर्ग्यू किया आपस में, सबने फाइनली लाइक इट वाज अ वेल मेंटेन। एक दूसरी चीज ये थी कि ये पूरा मतलब प्रोसेस ऑनलाइन था। लाइक एनटीपीसी ने एक
ऐप का यूज किया था लाइफ साइज करके। उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे थे थ्रू मेल कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे नेविगेट करना है, और फाइनली उन्होंने मीटिंग का लिंक भेजा था कि आपको इस प्रिस्क्राइब टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। फिर हम लोगों ने वेट किया थोड़ा बहुत, मतलब कि रूम में, वेटिंग रूम में। उसके बाद हम लोग को ज्वाइन करवाया गया और हम लोगों ने अपना जीडी दिया विद एवरीथिंग, लाइक सब कुछ प्रोसेस बिल्कुल स्मूथली निकल गया। और पहले मैं थोड़ा कॉन्शियस था क्योंकि इस समय मतलब कि जुलाई अगस्त का महीना था, बारिश वगैरह बहुत होती थी, नेट का कुछ गड़बड़ हो गया तो सारी फिर से हम लोग को वेट करना पड़ेगा, फिर से कुछ दिन देना पड़ेगा। बट उस समय लक साथ था और हम इंटरव्यू, वो जीडी और इंटरव्यू दोनों बहुत ही स्मूथली निकल गए। ये बहुत सही हो गया सर, मतलब वही है। और सर आपके पीआई वगैरह में क्या पूछा गया था, पर्सनल इंटरव्यू में क्या बोला गया था? पीआई में हम लोग लाइक वी स्टार्टेड स्लो, मतलब कि पहले हम सिर्फ थोड़े बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के सवाल पूछे गए, फिर उसके बाद आरईसी के, कूलिंग टावर के, एक पहले तो वही था आप पहले फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए। जैसे उसमें होता है ना कि आप जैसे आंसर कर रहे हो तो सिंपली आंसर नहीं करना है, आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप एक पावर प्लांट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, सिंपली से कि हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब सिंपल डेफिनेशन नहीं होता। आपको थोड़ा बहुत, आप इंटरव्यू दे रहे हो तो थोड़ा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके बोलना भी बहुत जरूरी है। तो ये भी एक मैं चीज बोलना चाहूंगा। और लाइक इसमें बढ़ते चलेगा, धीरे धीरे मुझसे पूछा गया कि कूलिंग टावर क्या होता है, हीट ट्रांसफर के मोड्स के बारे में पूछा, डीजल के बारे में पूछा, फ्यूल्स के बारे में पूछा। उसके बाद मेरा एचआर वाला राउंड हुआ, उसमें मुझसे एक एक्सटेम्पोर बोलने के लिए पूछा गया, लाइक आई हैड टू से समथिंग, आई हैड टू स्पीक फॉर 3 minutes अबाउट अ टॉपिक कॉल्ड ईगो, लाइक व्हाट डज ईगो to do to a person, like I was able to say very well। मतलब मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा कॉलेज में वैसे लोग भी थे तो मुझे थोड़ा पता था कि कैसे क्या होता है, तो मैं काफी अच्छा बोल गई। मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरा पीआई अच्छा गया क्योंकि मैंने एचआर बहुत अच्छे से बोला था, टेक्निकल मेरा ओके गया था, लेकिन पीआई बहुत ही अच्छा गया। टेक्निकल वाला पार्ट में थोड़ा ओके रहा था, बट एचआर वाला पार्ट मेरा बहुत ही अच्छा रहा था बोलते समय। तो ये मैं बोलूंगा, ये था मेरा इंटरव्यू। ये बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ना इंटरव्यू लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देता है कि कैसे दिया जाए, क्या किया जाए। और ख़ासकर अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको पता है पहले से, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिसमें आपकी महारती है या जिसमें आप हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि इंटरव्यू देते समय आप जैसे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो यानी कि आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, तभी आपको टेक्निकल नॉलेज है, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू वाले स्टेप तक पहुंचे। तो इंटरव्यूअर को पता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज है। यहाँ पे वो आपकी पर्सनल स्किल्स को, अपनी पर्सनालिटी को चेक कर रहा है, प्रेजेंट करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, कैसे आप हैंडल करते हो चीजों को, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो, वो चीज वहाँ पे वो चेक कर रहा है। तो लाइक आई वुड से कि टेक्निकल तो हाँ आप सब कुछ पढ़े, तो बस आप फोकस करें कि आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। आई वुड से कि उस पर आप जरूर काम करें। लोग बस वो जो होते हैं ना, क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर रिलक्टेंटली बोल देते हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी एक दोस्त के बारे में बताया था जिसका रैंक अच्छा था, लेकिन वो अभी मतलब आईओसीएल में अब उसका हो गया है, बट वो एनटीपीसी नहीं निकाल पाया। तो आई वुड से कि उस समय हो सकता है उसका वो वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ हो गया, लेकिन ही कवर्ड इट इन आईओसीएल। तो आई वुड से कि आप कीजिए, उस पर भी काम कीजिए, कैसे आप बोलते हैं, मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो बना के खुद को चेक कीजिए, लोगों से फीडबैक लीजिए अपने कि आपको क्या गड़बड़ लगता है, यहाँ पे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस चीज पे आप अपने काम कीजिए। तभी ये बहुत ज़रूरी है सर। मतलब आप ये टिप्स दे दियो ना, आज से किसी भी वक्त पे कोई ऐसा इसको सुन लिया, उसको एक हेल्प मिल गया, बस सर ये वीडियो हम लोगों का हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए, कि एक हल्की सी भी मदद उन लोगों को मिल गई ना कि हाँ सर ने ऐसा कहा था कि इस तरीके से करना चाहिए, तो या शिट हो गया। क्योंकि हम लोग भी जब प्रिपेयर करते हैं, आप भी किए होगे, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन वीडियोस देखे होगे कि कैसा होता है एनटीपीसी के बारे में, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, ये सब हम लोग पता करते हैं ना कहीं ज्वाइन करने से पहले। तो ये एक्चुअल में कभी ना कभी आपको हेल्प करेगा सर। तो हम लोग ना अभी थोड़ा सा ना गेट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप कैसे आए गेट प्रिपरेशन में, आपको किसने बताया गेट के बारे में, कब से आप तैयारी करना चालू किए, इसके बारे में बताइए। लाइक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन माय, मतलब फोर्थ ईयर कॉलेज के फोर्थ ईयर से चालू कर दिया था, क्योंकि लाइक हम लोग को सीनियर्स उस समय तक, हम लोग थर्ड सेकंड ईयर तक थोड़े मजे में रहते हैं, और मैं लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा था। लाइक आई वाज द हेड ऑफ ईसेल एंड आल्सो वो इवेंट्स मैनेज करने वगैरह में लगा हुआ था। तो थर्ड ईयर में मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया था, मतलब कि इवेंट्स वगैरह में था। फोर्थ ईयर में लाइक जॉब्स, कंपनीज, इन सब की तैयारी करनी थी। तो लाइक उस समय होता है ना कि मन में चल रहा था कि क्या करना है और कैसे जाना है। तो पहले लगा कि जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, फिर
देखते हैं, मतलब होता है ना कि हम लोग इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, फिर उसके बाद पता ग्रेजुएट कर लेते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है हमें जिंदगी में करना क्या है, मोस्टली मतलब इंजीनियर्स में होता है। तो वो हम लोग पहले मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में करना क्या चाहता हूँ। तो पहले तो होता है ना कि एक मतलब कि मैंने एक्चुअल में MS मतलब मेरे मतलब कि ये हो सकता है दूसरों के लिए काम है, मैंने मतलब भैया ने बताया था, जैसे आप MS Excel में एक फोल्डर बना, फाइल बना दो, एक तरफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो चीजों से लाइफ में, और एक तरफ लिखो कि क्या क्या वो जो ऑप्शन है तुम्हारे साथ अवेलेबल, मतलब क्या क्या अवेलेबल है तुम्हारे पास, और फिर टिक मात्र जो मतलब होता है ना कि वो जो चीजें मिल रही है, जैसे आपने एक तरफ कॉलम में आपने एक तरफ बनाया कि आपको क्या क्या चाहिए चीज, और आपने ऊपर बनाया वो चीजें मतलब ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, और फिर आपने मैच किया क्या हमें इस चीज यहाँ पे ये चीज मिल रही है तो टिक मार दो। एक तरीके से होता है ना कि आपके सामने डेटा है सामने, तो आपके सामने क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो ये अब जैसे कंपनीज आ रही थी हमारी, उस समय तो मुझे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं थोड़ा अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में थोड़ा कॉलेज में काम किया था, तो मुझे लगा था कि मुझे जॉब मिल जाएगा कंपनी में, बट मतलब कॉलेज में, बट थिंग्स डिडंट गो एज प्लान्ड, मतलब कि मुझे चाहिए था वो नहीं मिला कॉलेज में। तो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर गेट, क्योंकि मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद एक कोचिंग ज्वाइन किया, फिर वहाँ पे मैंने खूब मेहनत किया, लेकिन एग्जाम के समय थोड़ा शायद घबरा गया, पता नहीं क्या हो गया, तो आई फेल शॉर्ट ऑफ फ्यू मार्क्स और मेरा उतना अच्छा रैंक नहीं आया। फिर उसके बाद लगा कि करना क्या चाहिए, तो पहले तो अपने आप को काम प्रपोज किया, क्योंकि अगर घबराने से तो कोई फायदा होएगा, तो वही सोचना था कि आगे क्या करना है। तो वही पहले मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एक ने मुझे लाइक होता है ना उसका ट्यूटरिंग अकाउंट था एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में, तो लाइक उसने मेरी हेल्प की, मुझे अपना अकाउंट दिया, उस पर मैंने काम किया, पैसे वैसे कमाए। तो एक तरीके से जब पैसे आ जाते हैं ना, खुद कमाने लग जाते हैं, तो एक मन को थोड़ा ठंडक पड़ जाता है कि हाँ यार अब कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ठंडे माइंड से पहले तो इंट्रोस्पेक्ट किया कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरे मतलब कि कम हो गए नंबर। सबसे ऊपर था सिली मिस्टेक्स, जैसे बोलते हैं ना सिली मिस्टेक्स हो गई। तो मुझे पहले तो कोई तरीका निकालना था कि सिली मिस्टेक्स वाला मतलब बहुत नीचे हो जाए, मतलब ये चीज़ बहुत कम हो जाए। दूसरा तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए मैंने सिली मिस्टेक्स कॉपी बनाई। जैसे अब नेक्स्ट मतलब कि 2020 के लिए मैंने प्रिपेयर किया, तो जैसे मैं टेस्ट दे रहा था, खूब सारे सवाल अटेम्प्ट कर रहा था, तो ऑब्वियस एक गलतियां मैं करता था, तो मैं क्या करता था, उन गलतियों को एक कॉपी में लिख लेता था और उनको फ्रीक्वेंटली पढ़ता था। तो अगर मान लीजिए मैं उनको रिपीट करने जाऊंगा तो मेरे दिमाग में अपने आप से स्ट्राइक कर जाएगा, हाँ यार ये मैं गलती कर चुका हूँ, तो मैं उनको रिपीट नहीं करता था। तो ये एक सिली मिस्टेक वाला मेरा बहुत नीचे ग्राफ आ गया था। दूसरा ये किया मैंने कि जैसे मैं टेस्ट बहुत ही रैंडम देता था कि रात को दे दो, दिन में दे दो, सुबह दे दो, शाम को दे दो। मैंने क्या किया कि 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में टेस्ट देना चालू किया, मतलब कि इन टाइम पे तो मुझे पढ़ना ही है, क्योंकि यही टाइम है कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स होते हैं। अपने माइंड को मुझे ट्रेन करना था, प्रिपेयर करना था कि इस टाइम पे उसको अपने ए गेम पे होना है, इसको पढ़ना हैबिट डालना कि इस टाइम पे पढ़ाई की आदत डालनी है। अपने आप ही 9 से 12 और 2 से 5 के बीच में मेरा दिमाग चलना चालू हो जाना चाहिए। तो दूसरा चीज मैंने ये किया। तीसरा चीज मैंने ये किया कि जैसे आप मटेरियल्स लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, तो आपसे गलतियां होती हैं, तो आप क्या करते हो कि आप उसे मार्क कर देते हो या सेव कर लेते हो, आप लैपटॉप में टेस्ट देते हो। व्हाट आई डिड डिफरेंटली कि मैंने उनका फोटो ले लिया, उनके नीचे मतलब होता नहीं, और उस फाइल मतलब फोटो का नाम उसके आंसर के फॉर्म में रख लिया। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मतलब कि फोटोज लेके डिफरेंट फोल्डर्स में डाल दिए, तो ना कंसंट्रेट करके जो गलतियां हुई, जो डाउट्स हुए, उनको एक जगह मैंने सेव कर दिया। एक तो मुझे इससे फायदा हुआ कि जैसे मुझे कोई सब्जेक्ट रिवाइज करना है, तो मैंने उसका फोल्डर खोला और उस फोल्डर में जाके उसके सारे सवाल लगा लिए जो गलतियां की थी मैंने, और जो मुझसे पहली बार में हो गए उनको मैंने डिलीट कर दिया। तो जैसे ना एक तो वर्क मटेरियल कम हो गया और मैं नए मटेरियल लगा के उनकी गलतियां मैं ऐड करता जा रहा था। तो मैं सीख रहा था, नई गलतियां कर रहा था, नई चीजें सीख रहा था। क्योंकि अपने गेट में अगर देखा हो तो पूछा बेसिक से ही जाता है, घुमा के पूछा जाता है। वो घुमा के जैसे जो एंगल्स है ना वो सीखने हैं हमें, ना। तो एक मैंने ये नई चीज की। चौथा ये किया कि थोड़ा बहुत मजे भी किए, हेल्थ मतलब होता है ना कि एक्सरसाइज वगैरह, हेल्थ पे ध्यान दिया। मैं डेली एक्सरसाइज करता था, रनिंग पे जाता था। इससे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसे जो लोग बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मैं इसको अवॉइड करने की कोशिश करते, सोचते हैं कि 1 घंटे ज्यादा पढ़ लेंगे। आई वुड से कि आप 1 घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए, आप जो 3 घंटे में पढ़ रहे हैं वो आप 1-1.5 घंटे में ही पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाए, मतलब कि इसको आप मतलब होता है ना अंडरमाइन नहीं कर सकते। इट रियली हेल्प्स। पांचवी मैंने मतलब कि मैंने ये किया कि मैंने मेडिटेशन की आदत डाली, है ना, कि हमें अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है ताकि वो उन 3 घंटे की मतलब होता है ना बिल्कुल एक्टिव रहे। तो मेडिटेशन की आदत डाली, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की आदत डाली। तो लाइक इससे कामनेस होती है ना, सूदिंग माइंड, टेंशन, वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया मेडिटेशन में। मतलब कि बहुत सारे चैनल्स में मैंने बहुत सारे की सुना उनको, तो बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेडिटेशन की आदत डाली।
तो ये था। और अब मैं ये बोलूँगा कि जैसे आपको, अब जैसे मैं मैकेनिकल तो हूँ, मेरे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मैंने 1.5-2 लाख बच्चों को मुझे हराना है, तो लाइक आई एम ऑलरेडी अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, मतलब कि होता है ना कि, तो आपको कोई अलग से स्ट्रेस का सोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई होता नहीं कि आपस में लोग मजाक करते हैं, लोगों को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या चीज़ें आपको स्ट्रेस कर रही हैं, उनको अभी कुछ समय के लिए लाइफ से थोड़ा बाहर कर दीजिए, केवल अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए। तो ये मैं जरूर बोलना चाहूँगा बच्चों को कि ये करें। दूसरा, मतलब कि अपना जो, अगर आपको कोई स्ट्रेस का सोर्स है तो दैट शुड बी योर एग्जाम प्रिपरेशन, कि आपको सिर्फ एग्जाम को लेकर परेशान होना है और किसी भी तरीके का परेशानी आपको अपने पास रखना नहीं है ना। तो मैं, और अगर पॉसिबल हो सके तो एक इनकम का सोर्स ढूंढ ले, मतलब होता है ना कि जब खुद पैसे कमा रहे होते हैं ना, तो अपने आप से एक बस सूदिंग सा एटमॉस्फेयर होता है कि आप हाँ है बस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जो मैं ऐड करना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है सर आपने, क्योंकि ना लोग जब प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं ना, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती ही हैं कि सर, एक तो वो लोग टेस्ट दिलाने को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में मार्क्स कम आते हैं, और मार्क्स कम आने की वजह से फिर नहीं देंगे सर करके ऐसे टालने लगते हैं चीज़ों को। और वैसी चीज़ें प्लान जैसा वो लोग करते हैं वैसा होता है नहीं, है ना। आप जैसा शेड्यूल बनाए हो, ज़रूरी थोड़ी ना कि आप उसको पूरा फॉलो ही कर लेंगे। आपके साथ भी ऐसा कुछ होता होगा, जो आप टाइम टेबल बनाते थे क्या उसको आप पूरा फॉलो कर लेते थे? उसको पूरा फॉलो नहीं कर पाता था, लेकिन मैंने इस चीज को, जैसे होता है अवॉइड करने, होता नहीं प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको मैंने काउंटर करने के लिए क्या किया, जैसे मैंने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई कि क्या क्या सब्जेक्ट मुझे पढ़ने थे और मैंने उसको अपने सामने चिपका दिया। अब मैं उनको जैसे जैसे जो सब्जेक्ट होते चले जाते थे उनको मैं टिक मार देता था। अब मेरे सामने मेरी प्रोग्रेस है, अगर मुझे लगता था हाँ यार एक कमी हो रही है, मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता था, और ये था कि मैं 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप दे चुका हूँ, अब मुझे इस एग्जाम किसी भी हालत में निकालना ही है, तो अपने आप ही होता है ना कि उठ जाता था कि हाँ यार करना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ ना हो जाए। तो एक ये चीज जो मैंने मतलब बताया ना कि अपने सब्जेक्ट को सामने लेके टिक मारने वाला, अपनी प्रोग्रेस को अपनी आंखों के सामने रखना, ये बहुत, इस चीज को करने के लिए कि जो आप शेड्यूल, मतलब होता है ना कि जो आप चीजें प्लान करते हैं, एक तो प्लानिंग अच्छे से, अचीवेबल टारगेट्स रखिए अपने, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ऊंचे टारगेट्स रखते हैं, अचीवेबल टारगेट्स रखिए। दूसरा है कि आप अपने सामने अपनी प्रोग्रेस को रखिए। मैं ये बोलूंगा कि आप अपने सामने अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाकर रखिए, जो आप, मतलब होता है जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, और जैसे जैसे आप उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, उनमें एक टिक मारते जाइए। तो इससे आपके सामने आपकी प्रोग्रेस रहेगी कि आप कैसा कर रहे हैं। आप खुद से तो झूठ बोलेंगे नहीं, आप दूसरों को दिखाने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, खुद ही को कर रहे हैं। तो ये एक चीज रहेगा आपका, ये होना चाहिए। दूसरा, आपने ये बताया कि जैसे टेस्ट के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो लोग डाउन जाते हैं। आई वुड से कि इट इज गुड कि टेस्ट के मार्क्स अच्छे नहीं आए, इससे आपको पता चले कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। आप देखो कि आपने कहाँ पे गलतियां की, गलतियों से सीखो, और वो गलतियां अगर आप रिपीट कर रहे हो तो आप नहीं सीख रहे हो। गलती को रिपीट नहीं करना है, नई गलतियां कर रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने ये गलती की और आप उसे दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अगर गेट में वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पे आपने गलती की थी, आपको ये रिपीट नहीं करना है। तो मतलब यहाँ गलती होना अच्छी बात है, इससे पता चलता है कि हाँ ये चीजें नहीं पता है और हमको इस पे काम करना है। तो दिस इज गुड। वही है कि अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है, आपको डाउन नहीं होना है। मतलब कि मुसीबतें आई हैं क्योंकि हम लोग कहीं कम पड़ गए, आपको अपने आप को और ऊंचा उठाना है ताकि आप उन मुसीबतों से ऊपर उठ सके। राइट। बहुत सही सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग। मैं आपको ना सच्ची बोल सकता हूँ कि आप इतने पॉजिटिव सोल लग रहे हैं ना मेरे को, कि सबसे बड़ा वो जो नेगेटिव पार्ट रहता है ना टेस्ट में दिलाने को, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हैं, इसीलिए आप एक टॉपर हैं। आई मस्ट से दैट कि ये ना ऑरा फील कर पा रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स को भी ऐसा लग रहा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है ना, लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि अभी हम लोग और भी बहुत सारे डिस्कशन करने वाले हैं यार, कि ना लाइफ IIT में कैसी रहती है और कैसे ग्रूम किया जाता है अपने आप को, वहां पर कैसे सीखो। आप जहां भी कॉलेज में रहिए उसके बारे में भी सर हम लोग डिस्कस करेंगे।